परिवर्तनशील अनुपात का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्पादन क्या है, उत्पादन के फलन और उत्पत्ति के नियम। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल में ये पढ़ा था उत्पत्ति का नियम, और आधुनिक अर्थशास्त्री इसी उत्पत्ति के नियम को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन तो कहती हैं कि ये उत्पत्ति ह्रास नियम है, यानी वो ये कहती हैं कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम वही है। अर्थात जैसे जैसे हम किसी साधन को स्थिर रख करके किसी साधन को बढ़ाते जाते हैं, तो उससे जो उत्पादन मिलता है वो घटते क्रम में मिलता है। तो आज हम लोग यही परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़ रहे हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हमने एक सारणी बना ली है। हमें इसको कैसे समझाना है वो हमने एक सारणी के रूप में बना लिया है। हमने कुछ साधनों को स्थिर रख लिया है, बाकी सारे साधन हमारे स्थिर हैं। हमने एक साधन को परिवर्तनशील कर लिया है, और एक साधन को इस तरह से हम इकाइयों में रख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और इससे हम कुल उत्पादन के प्रभाव देख रहे हैं। तो अब हमें पता है कुल उत्पादन क्या होता है। हम टीपी पता है हमें, टीपी जैसे हम लोगों ने यूटिलिटी पढ़ा था वैसे ही हमें ये भी पढ़ना है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था TU, MU, AU, वैसे ही हमें यहाँ TP, AP और MP ये तीनों पढ़ना है। तो पहले हम तीनों की व्याख्या कर लें, उसके बाद फिर इसके सूत्र पर आएंगे। तो टीपी क्या है? टीपी ये बताता है कि जब हम एक साधन को परिवर्तित करके उत्पादन को देखते हैं, तो जो कुल उत्पादन होता है वो टीपी कहलाता है, टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। तो जैसे हमने एक साधन परिवर्तित करके उत्पादन किया तो हमें 12 इकाइयों के बराबर कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। और अगर हमने फिर एक साधन बढ़ाया, यानी एक साधन और बढ़ा करके दो साधन कर लिया, तो इससे कुल उत्पादन हमें 32 के बराबर मिला। फिर 3 इकाइयाँ बढ़ा दी, यानी उत्पादन के साधन की एक और इकाई बढ़ा दिया, तो कुल उत्पादन हमें 60 के बराबर हो गया। और अब ऐसे ही हम एपी एवरेज औसत प्रोडक्शन, यानी जो कुल उत्पादन है उस कुल उत्पादन का हमने उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दिया, तो जो हमें मिलेगा वो हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, औसत उत्पादन को बताएगा। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन होता है एक अतिरिक्त इकाई साधन लगाने पर जो अतिरिक्त उत्पादन होता है वो सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो चलो हम इन सब को सूत्र से देख लेते हैं, फिर ऐसे हम निकालते भी जाएंगे। इनकी अवस्थाएं सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें उत्पादन लगातार बढ़ते क्रम में मिलता है। मतलब ये हुआ कि जब हम उत्पादन की शुरुआत करते हैं, जब हम प्रारंभ में उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें उत्पादन अधिक मिलता है, यानी बढ़ते क्रम में मिलता है। जैसा हम लोगों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें उत्पादन बढ़ते क्रम में मिलता है, और फिर उत्पादन जो है एक स्थिर अवस्था में मिलता है, वो सेकंड स्टेज है, यानी सीमांत उत्पादन हमारा घटने लगता है। अभी हम इसको समझेंगे। और जो तीसरा स्टेज होता है, थर्ड स्टेज, उसमें उत्पादन हमारा ऋणात्मक हो जाता है। तो चलो हम इसको पहले देख लें। टीपी, जो टीपी है वो सूत्र क्या होता है? वहाँ पे जैसे TU का सूत्र क्या था, सिग्मा MU, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा MP। अभी सब हम बताएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं सिग्मा MP। अब हमारा AU निकालना है,
एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो ए पी हमारा होगा क्या, TP अपॉन Q। क्यों क्या है, उत्पादन के साधन, और TP टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल उत्पादन है। कुल उत्पादन में इकाइयाँ जितने साधन हम यूज कर रहे हैं, जितने साधनों से उत्पादन कर रहे हैं, उतने साधनों को भाग कर देंगे, उतने साधनों से भाग कर देंगे, तो हमें जो उत्पादन मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वो औसत उत्पादन होगा। अब हमारा जो है वो MP है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पूछा जाता है तो वो MP ही पूछा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है। तो इसके दो सूत्र हैं, हमने उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहे हैं। तो इसमें पहले तो एक सूत्र ये है, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे कुल साधन में परिवर्तन, यानी जो साधनों में परिवर्तन हुआ है उससे कुल उत्पादन में परिवर्तन को भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसका एक सूत्र और भी है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, MP। इसको हम अगर n इकाइयाँ लिख लें, MPN इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, TPN माइनस TPN माइनस 1, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब हमें TP दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं कि TP हमें दिया गया है। हम अगर ये मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, यानी ये मालूम है तो ये निकाल लेंगे और इससे हम ये निकाल लेंगे, और अगर ये मालूम है तो इससे ये निकाल लेंगे और इसी से ये भी निकाल लेंगे। तो हमने कुल उत्पादन को लिख लिया है, कुल उत्पादन हमने मान लिया है, ऐसा होता है। अब हम इससे AP निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलो देख लेते हैं। ये हमारा सूत्र है, हम मिटाएंगे नहीं, इसी से निकालते हैं। तो TP हमारा AP है, हमारा देखो AP क्या है, TP अपॉन Q। AP तो पहले पॉइंट पर हमने देखा 12 है TP, और 12 बटे Q कितना है, एक ही साधन यूज हो रहा है तो पहला ही साधन है, हमने बटा 1 कर लिया, मीन्स 12 आ गया हमारा AP। तो हमारा AP 12 लिख लिया हमने। और फिर दूसरे पॉइंट पर ये हम देखें कि 32 है कुल उत्पादन, TP हमारा कितना है, 32 है, और दो साधन यूज हो रहे हैं तो दोनों से भाग कर दिया, कितना हो गया 16, हमने यहाँ पे लिख लिया 16। देखो AP बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से। और तीसरे पॉइंट पर ये यहाँ पे हमने कुल उत्पादन हमारा कितना है 60, और कुल साधन कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कुल साधन 3 यूज हो रहे हैं, 3 से भाग दे दिया तो 3 × 3 3 × 6 0 बराबर कितना हो गया 20, यानी ये 20 हो गया, 20 औसत उत्पादकता 20 हो गई। और 4 यहाँ पर देखें तो 4 पे 80 है, कुल उत्पादन हमारा 80 है, और साधन कितने यूज हो रहे हैं 4, तो यहाँ भी हमारा आ गया 20, तो ये हमने लिख लिया 20। फिर 90 है, 90 पे 5 है, 90 कुल उत्पादन है, 5 है, 5 × 5 5 × 5 5 40 18 × 90, तो ये हमारा कितना हो गया 18। देखो ये हमारा घटना भी शुरू हो गया, और ये 6 पे 96 है, फिर यहाँ 96 बटे 6 काटो, 6 × 6 6 × 6 3 9 36 6 36 बराबर 16, कितना आ गया, ये हो गया हमारा 16। फिर 96 7 है, 96 बटे 7 है, और 7 से भाग कर देंगे, 7 × 7 7 × 7 2 6 26 7 21 है, 21 5 26 होता है, 0.50 हो गया, तो कितना सर 42 7 7 49 7 30.5
13.7 हम यहाँ लिख लेते हैं 13.7 और फिर 88 पे 8 है, 88 पे 8 है तो ये हमारा हो गया 11, हमने 11 लिख लिया। और फिर 76 पे 9 है तो 76 पे 9 से भाग कर दिया, 9 × 9 9 9 8 72 4 76 .40 9 4 36 4 बस 4 आता रहेगा, 8.4 लिख लो या 8.44 लिख लो। तो ये हमारा एपी आ गया, ये एवरेज प्रोडक्शन आ गया। और अब हम एमपी भी निकाल सकते हैं, इसी से ऐसे ही एमपी निकाल लें। तो एमपी में थोड़ा सा देखो ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान कैसे देंगे कि हमें यहाँ पे पहला पॉइंट कैसे निकालना है। अब जैसे डेल्टा टीपी है, डेल्टा टीपी को हमें ये लिखना पड़ेगा TP2 माइनस TP1 अपॉन Q2 माइनस Q1, TP2 माइनस TP1 अपॉन Q2 माइनस Q1 ऐसा लिखते हैं। अगर परिवर्तन की बात होती है, ये जो डेल्टा है वो डेल्टा इस तरह से होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन कैसे दिखा पाएंगे। यहाँ देखें कि जो पहला पॉइंट है वहाँ पे TP2 तो ये दिया हुआ है हमारा, दूसरा नंबर का ये दिया हुआ है, इससे पहले का हमें पता ही नहीं है। तो TP2 टोटल प्रोडक्शन दूसरे नंबर पे 12 दिया गया है और इससे पहले का हमें पता ही नहीं है। इससे पहले का नहीं पता तो मान लेते हैं 0, लेकिन जब हमें पता नहीं है तो हम कुछ नहीं मान सकते, फिलहाल 0 मान लेते हैं। बटे Q2 माइनस Q2। अब यहाँ पे जो हमारा उत्पादन का साधन है वो 200 हमें पता है 1 है, लेकिन इससे पहले का पता ही नहीं है तो हमने 0 मान के लिख दिया। अब हमारा ये 12 में से 0 गया 12 आ गया, बचे 1 में 0 गया 1 यानी 12 हो गया। इसका मतलब एमपी भी हमारा 12 ही होगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी इसको निकाल सकते हैं, या इससे हम यहाँ दूसरे वाले पॉइंट को निकालते हैं। तो MPN यानी दूसरे पॉइंट पे, तो MPN को हम ऐसे लिख सकते हैं MP2, क्योंकि N में संख्या कितनी बार वाले संख्या पे हम यूज कर रहे हैं, तो MP2 दूसरे वाले पे हम निकाल रहे हैं। MP2 इक्वल टू TP2 माइनस TP2 माइनस 1। तो MP2 दूसरा हमने यहाँ लिखा, दूसरा n का मतलब फिर हमने 2 ही रख दिया, सब जगह n को हमने 2 रख दिया। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल टू 2। दूसरे नंबर पर पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो दूसरा तो MP2 तो ही हमें निकालना है। MP2 इक्वल टू TP2 दूसरे पे TP कितना है 32 है, दूसरे नंबर पे TP 32 हमने ये लिख लिया 32 माइनस TP2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 यानी पहले वाला TP, इससे पहले वाला यानी 12, 32 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 32 में से 12 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2, ये हो गया हमारा 32 और 20 हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 20, MP हमारा हो गया 20। अब और आगे का निकालते हैं, तो अब हमारा n जो है वो बदलता जाएगा। तीसरे पर निकालेंगे तो हमने तीसरा लिख दिया, तीसरा 3 माइनस 1 हो गया। अब तीसरे पर हमारा TP कितना है, तीसरे पे TP हमारा है 60 माइनस TP 3 माइनस 1, TP 3 माइनस 1 मतलब हो गया 60 माइनस 3 माइनस 1 यानी दूसरा, और दूसरे नंबर पर TP हमारा 32 है। 32 हमने इसको घटा दिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया
10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 हो गया। हमारा एमपी कितना आ गया 28। ऐसे ही हम इन सबको घटा लेते हैं। और एक सीधा सा तरीका है, अगर आपको एमपी निकालना हो यहाँ से इसको यानी एक अपने ऊपर वाले को घटाते जाओ, ये निकलता जाएगा। अब ऐसे ही सिंपल तरीका अपना लेते हैं। 60 में से 80 में से 60 गया कितना हो गया 20, 90 में से 80 गया 10, 96 में से 90 गया 6, और 96 में से 96 गया 0, 88 में से 96 गया, यानी 96 में से 88 घटा दो, 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 8 गया 0, मतलब -1, और फिर 76 में से 88, तो 8 में से 6 गया 2, और यहाँ बचा 7 में से 2, तो -2 संख्या। अब देखो ये हमारा टीपी एपी एमपी। अब अच्छा प्रॉब्लम ये है कि हमने ये दो निकाला, टीपी नहीं निकाला। मान लो हमें एमपी दिया होता तो टीपी कैसे निकालते? टीपी सिग्मा करते चले जाते, जोड़ते चले जाते। यहाँ पे तो सिग्मा 12 ही, फिर यहाँ इन दोनों का जोड़ 2 और 2 1 3 32, 12 32 आ रहा है। फिर 32 में हम 28 जोड़ देते, 8 2 10, और 3 2 5 6, 60 हो गया, 60 आ रहा है। फिर उस 60 में 20 जोड़ देते, 80 हो जाता, और फिर 80 में 10 जोड़ देते, 90 हो जाता। फिर 90 में 6 जोड़ देते, 96 हो जाता, और 96 में 0 जोड़ देते तो 96 ही। फिर 8 जोड़ देते 88, 96 में 8 -8, 8 जोड़ना है लेकिन -8 जोड़ना है। जब -8 को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक वो घट जाएगा, और फिर -2 जोड़ देते तो 76। इस तरह से हमारा ये पूरा आ जाता। तो ये हमें पहले तो ये निकालने आने चाहिए। अब बात ये है कि जो स्टेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो स्टेज है, पहली अवस्था में देखो जहाँ पे एमपी सबसे अधिकतम होगा, एमपी जहाँ पे सबसे अधिकतम होगा, फर्स्ट स्टेज वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें देखो पहले एमपी अधिकतम कहाँ है। एमपी अधिकतम 28 है, और जहाँ पे एमपी अधिकतम 28 होता है वो मोड़ का बिंदु होता है। अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में देखेंगे मोड़ का बिंदु कहाँ है। तो वहाँ से वो प्रथम अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारा एमपी एपी को काट देता है, यानी एपी और एमपी बराबर हो जाते हैं। तो देखो कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पे एपी और एमपी बराबर हो रहे हैं, ये है एपी और एमपी। यहाँ से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है, जहाँ पे हमारी ये एमपी 0 ना हो जाए। एमपी एपी को जहाँ पर काट दे वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है और ख़त्म वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे एमपी 0 हो जाती है। और जहाँ से एमपी 0 हो जाती है और ऋणात्मकता तक पूरी उसकी थर्ड स्टेज होती है। तो ये हमारा परिवर्तनशील अनुपात। परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये है कि जब हम साधन को परिवर्तित कर करके उत्पादन करते हैं तब हमारे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, टीपी एमपी और एमपी एपी सब पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसी को देखते हैं। और यही जो होता है इसी को ही हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। अब हम इस परिवर्तनशील अनुपात को ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो ग्राफ पहले हम एक्स और वाई अक्ष खींचते हैं। ये हमने बना लिया वाई अक्ष और ये बना लिया एक्स अक्ष। वाई है ये हमारा परिवर्तनशील साधन है, और यहाँ पे हमें देखना है टीपी एपी और एमपी। ये तीनों हमने इस पर दिखा लिया। अब इस सारे को इसके मिटाना नहीं चाह रहे कि अभी इसकी ज़रूरत है। तो ये हमारा है यहाँ पे टीपी एपी और एमपी, ये तीनों हम यानी हम उत्पादन को
उत्पादन की परिवर्तनशील इकाइयाँ हैं और ये उत्पादन है। ये हमारा 0 अक्ष है, ये x है, y है, ये हमने दिखा लिया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें पहले टीपी का बना लेते हैं वक्र, तब फिर हम एपी एमपी सब का बना लेंगे। टीपी जब साधन एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे इतनी यूनिट्स हमने लिया है उत्पादन के लिए। और इसको अधिकतम कितना जा रहा है, इसका अधिकतम इसका 96 जा रहा है। तो 96 जा रहा है, तो अगर हम कितना मान लें, 10 मान लें तो 9 10 जाएगा, 10 का ले लेते हैं थोड़ा सा, हमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हमारा है 100। अब जब एक साधन यूज हो रहा है तो टीपी हमारा 12 यूज हो रहा है। 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे 12 यूज हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरे पे 32, दूसरा साधन पे 32 यानी 20, ये 30 है तो 30 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 32 यहाँ पे। और तीसरा 60, 3 साधन यूज कर रहे हैं तो 60 ये है, और साधन तीसरा हमारा ये है, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा लिया। और चौथे साधन पे 80 ये है, और चौथा ये यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। और पांचवा पे 90 है, 90 ये है। पे पांचवी इकाई पे 90 है, 90 उत्पादन हो रहा है, कोई उत्पादन यहाँ हमने लगा लिया। फिर छठे पे, पांचवें पे, छठे पे 96, जब छठवां साधन यूज करते हैं तो 96, 90 6 5 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ गया 96। और सातवीं इकाई पर भी 96 उत्पादन। और जब आठवीं इकाई लगाते हैं तो 88, 90 से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 88। और जब नौवीं यूनिट यूज करते हैं तो 76, 80 से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा टेढ़ा हो रहा होगा लेकिन ऐसा मान लो। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमारा जो वक्र बनता है वो इसी तरह का बनता है। यहाँ पे हमारा चूंकि दोनों पॉइंट बराबर हैं तो सीधा आएगा, इस तरह का ये गिरता हुआ वक्र होगा। यहाँ पे ये जो है मोड़ का बिंदु है। अब हम इसको अभी जो व्याख्या तीनों को मिला लें फिर करते हैं एपी की। अब एपी बना लेते हैं। देखो किताबों में एपी और एमपी को अलग बनाते हैं और टीपी को अलग बनाते हैं, लेकिन अलग क्यों बनाएं जब हमारे पास है, हम इसी में बना लेते हैं। एक में बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो एपी बना लेते हैं, एपी सेम वही है। फिर जब दूसरे साधन पे 16 है, दूसरे साधन पे कितना है 16, तो 10 से 15, 15 से थोड़ा सा ऊपर 2 पे 16 है। और तीसरे साधन पे 20 है, तीसरे पे 20 है, चौथे पर भी 20 है, और पांचवें पे 18 है। 18 20 से थोड़ा सा नीचे, पांचवें पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और छठवें पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, सातवें पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं,
एमपी का वक्त पहले पे 12 है वहीं पर, दूसरे पे 20 है, दूसरे पे 20 है यहाँ जा रहा है, इससे ऊपर तीसरे पे 28 है, 30 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है और फिर 20 पे आ रहा है। 20 हमारा कहाँ पे है, 20 ये चौथे इसका भी तो 20 ही है, तो ये यहाँ पे आ रहा है और फिर उसके बाद 10, पांचवें पे 10, जो पांचवा साधन है उस पे 10 इसके सामने, और छठवें पे 6, छठवें पे 6 आ रहा है, 6 का मतलब लगभग यहाँ होगा, और सातवें पे 0 आ रहा है, और आठवें पे -1, आठवें पे -1 लगभग यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद -2 लगभग यहाँ होगा। इस तरह से अब हम इनको फिर से बना लें, तो इस तरह ये वक्र हमारा यहाँ जाएगा और यहाँ से इसको काटते हुए ऐसे सीधा फिर से इधर आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा घटता जाता है। अब ये पॉइंट -2 कैसे निकाल लिए हैं, कुछ इसमें मिस्टेक है क्या, 16 में से 8 गया, 8, और ये भी शायद 8 ही आ रहा है क्या, 8, 6, 18 में 8 में से 6 गया 2, और ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर नहीं जा सकता, ये नीचे रहेगा, ये 12 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा एपी एमपी आ गया, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। देखो फर्स्ट स्टेज शुरू कहाँ से होती है, ये जहाँ पे देखो यहाँ तक क्या है, ये बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन क्या है ज़्यादा तेजी से, और यहाँ के बाद ये बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, और फिर यही जो है ये यहाँ जाकर के बराबर हो जाता है, यहाँ के बाद ये बराबर हो जाता है, और फिर ये कुल उत्पादन भी हमारा घटना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है मोड़ का बिंदु। मोड़ का बिंदु का मतलब है कि जहाँ पर ये तीव्र गति से उत्पादन बंद कर दे, तीव्र गति से उत्पादन ना हो। देखो 12, 32, 60, 80, 60 तक हो रहा है, उसके बाद इसमें जो अंतर है वो घट रहा है। देखो अंतर अब यहाँ तक कितना था, 12 और 12, 4, 16, 4, 20, और 20 के बाद बराबर ही आ रहा है। तो ये जो है तीव्र गति से नहीं रह जाता उत्पादन, और ये जो हमारा एमपी है वो यहाँ पे अधिकतम होता है। और जब एमपी, इसका मतलब जो सीमांत उत्पादन है, 1 इकाई लगाने पे जो उत्पादन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो वो हमारा सीमांत उत्पादन रह जाता है। जैसे हम जब पहली यूनिट लगाते हैं तो हमें 10 के बराबर मिलता है, और जब दूसरी यूनिट लगाते हैं तो 20 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि पहली यूनिट से 10 और दूसरी यूनिट से भी 10। जब हमें पहले का पता है कि 1 इकाई से 10 के बराबर उत्पादन हुआ तो दूसरे से भी 10, लेकिन जब हम उसके बाद और लगाना शुरू करते हैं तो अब हमें मान लो 28 मिलता है। तीसरा साधन यूज करते हैं तो मान लो 28। इसका मतलब है कि पहले से हमें 10, दूसरे से 10, लेकिन तीसरे से 8 के ही बराबर मिला। तो ये इसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं, यानी एक अतिरिक्त साधन लगाने पे जो अतिरिक्त उत्पादन मिलता है वो हमारा सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो सीमांत उत्पादन भी हमारा स्टार्टिंग में बढ़ता है और एक निश्चित समय तक, यानी एक उच्चतम बिंदु के बाद घटना शुरू हो जाता है, और यहीं से हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रारंभ हो जाती है। तो इसको तो हम मोड़ का बिंदु कहते हैं, और यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा एमपी होता है। सीमांत उत्पादन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, और जो एवरेज उत्पादन होता है ये थोड़ा सा और आगे जाकर के बढ़ता है, थोड़ा सा और आगे तक बढ़ता है। यानी ये 20 और ये 20 यहाँ तक है, ये 28 से यहाँ भी 20 ही है, और यहाँ पे
जो हमारा एपी है वो यहाँ पे अधिकतम होता है। और अब देखो फर्स्ट स्टेज हमारी स्टार्ट यहाँ से होती है। फर्स्ट स्टेज में एमपी सबसे अधिकतम होता है और एपी को उसके इस बिंदु पे काटती है। लेकिन हमारी सेकंड स्टेज कहाँ पे स्टार्ट होती है, बंद कहाँ पे होती है? सेकंड स्टेज हमारी स्टार्ट यहाँ पे होती है जहाँ पे हमारा ये शून्य हो जाता है। यहाँ से लेकर के शून्य तक, यहाँ तक हमारा जो है वो जहाँ पे हमारा टीपी अधिकतम रहता है, टीपी अधिकतम रहता है। जहाँ पे टीपी अधिकतम होगा वहाँ एमपी हमारा शून्य हो जाएगा। और इसके बाद ये थर्ड स्टेज होती है, ये थर्ड स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ तक चलती है जहाँ पर एपी एमपी को काटता है, जहाँ पे एपी और एमपी को काटता है ये सेकंड स्टेज है। और ये फर्स्ट स्टेज है और यहाँ पर ये इसके बाद सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में मोड़ का बिंदु होता है और मोड़ का बिंदु यहाँ पर, यानी मोड़ के बिंदु का मतलब है एमपी अधिकतम। और फिर जहाँ पे सेकंड स्टेज खत्म हो जाए, फर्स्ट स्टेज खत्म होती है, सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमारा एपी एमपी को काटता है। और जो थर्ड स्टेज होती है वहाँ पे एमपी शून्य हो जाता है और थर्ड स्टेज में एमपी ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, एमपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कुल उत्पादन हमारा घटना शुरू